हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, शारदा सदन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ से ही अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं, गर्भ निरोधक युक्तियाँ। ओके, तो देखते हैं गर्भ निरोधक युक्तियाँ कौन कौन सी होती है और किस प्रकार से कार्य करती है। तो गर्भ निरोधक युक्तियों की अगर हम बात करें तो ये वे युक्तियाँ होती हैं, वे डिवाइसेज होते हैं जो गर्भ को नहीं लगने देते, यानी प्रेगनेंसी नहीं होने देते। तो इनका एक फिजियोलॉजिकल तरीका भी हो सकता है, इनका बैरियर रूप से भी हो सकता है, या इनका हार्मोनल तरीका भी हो सकता है, केमिकल तरीका भी हो सकता है। बट किसी न किसी तरीके से हम जो स्पर्म है उसको ओम तक नहीं पहुंचने दे। ये किस प्रिंसिपल पे काम करती हैं ये युक्तियाँ? ये इसी प्रिंसिपल पे काम करती हैं कि जो स्पर्म है वो ओवम तक ना पहुंचे, या पहुंच जाए तो उसको पहले डिफ्यूज कर दिया जाए, निष्क्रिय कर दिया जाए। तो उसको ना पहुंचने दिया जाए या पहले इसको मार दिया जाए किसी भी तरीके से। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में जब शुक्राणु अंडाणु से मिलेगा ही नहीं तो प्रेगनेंसी लगने के चांस नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं गर्भ निरोधक युक्तियां। गर्भ निरोधक युक्तियों को अपनाकर जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। यह सबसे सस्ता और स्वीकार्य उपाय है। कई उपाय हैं, जैसे कुछ तो मेंटली तौर पे तैयार कर रहे हैं हम जनसंख्या को। मेंटली तौर पे ऐसे तैयार कर रहे हैं कि भाई आप जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा ना दें। ठीक है, बहुत सारे स्लोगन है वो उनके बारे में सिखाया जा रहा है, जागरूक बनाया जा रहा है। ठीक है, कोई ना कोई इंसेंटिव दिया जा रहा है उनको, या फिर एजुकेशन के माध्यम से किसी न किसी तरीके से उसको सिखाया जा रहा है। फिर भी यदि प्रॉब्लम है और जनसंख्या वृद्धि लगातार बढ़ती जा रही है तो फिर ये गर्भ निरोधक युक्तियां बहुत हद तक काम आती हैं। तो ये स्वीकार्य उपाय है, सब किसी के बस की बात है ये दंपति के। ऐसा नहीं कि कोई दंपति इसको यूज नहीं कर सकता, उसको स्पेशल किसी प्रोटोकॉल के तहत गुजरना होगा, या कोई नया पैरामीटर है उसका कि ये पैरामीटर तैयार होंगे तब ही वो इनका यूज कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारे तो इसमें ऐसे हैं जो यूज एंड थ्रो हैं, जिनका यूज स्वयं दंपति कर सकता है। इसके लिए उसको किसी डॉक्टर के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेट्स स्टार्ट। गर्भ निरोधक युक्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। लेकिन नेचुरल मेथड, जैसे हम बात करते हैं नेचुरल मेथड, प्राकृतिक विधियां। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? प्राकृतिक विधियों की बात कर रहे हैं, नेचुरल मेथड्स की बात कर रहे हैं। ये जो प्राकृतिक विधियां हैं ये उस टाइम पे यूज की जाती थी जब टेक्नोलॉजी कम थी। तो ट्रेडिशनल तौर पे अगर देखा जाए तो हमारे पीछे जो पूर्वज हैं उन्होंने भी गर्भ निरोधक युक्तियों को इजाद किया है, लेकिन उनके तरीके दूसरे थे। ठीक है, तो इनमें पहला आ रहा है। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें किसी प्रकार के कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलेंगे आपको, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो शुक्राणु को अंडाणु से मिलने नहीं दिया जा रहा है किसी न किसी तरीके से। तो ये सारी सबसे सुरक्षित विधियां होती हैं, इनके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। बट ये प्रभावकारी कम होती है। कह नहीं सकते कि इनको अपनाकर प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है, मे बी प्रेगनेंसी हो भी सकती है। ठीक है, लेकिन कुछ एहतियात बरतने से ऐसा हो सकता है। जैसे हम पहले बात करेंगे कि आवधिक संयम। किसकी बात कर रहे हैं? आवधिक संयम, संयम बनाए रखना, एक अवधि का, एक स्पेशल टाइम का संयम बनाए रखना। उस टाइम के अंदर इंटरकोर्स नहीं करना, मैथुन प्रक्रम नहीं करना, तो पॉसिबल है कि गर्भ नहीं लगे। तो 28 डेज की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें 10 से 17वें दिन, 10 से लेकर 17वें दिन ये दंपति को पता होता है कि उसका 10वां दिन कब स्टार्ट हो गया। 10वें से लेकर 17वें दिन तक सहवास नहीं करना चाहिए। इस टाइम के बीच में सहवास नहीं होना चाहिए। दंपति को मासिक चक्र के 10वें से 17वें दिन तक सहवास नहीं करना चाहिए। इस बीच की मिड सेशन में 10 से लेकर 17 दिन तक सहवास नहीं रहे उनका। तो कहते हैं क्योंकि इन दिनों में क्या होगा, ओवुलेशन की प्रक्रिया तो 14वें दिन हो जाती है। तो 14वें दिन ओवुलेशन की प्रक्रिया हो जाती है तो ज्यादा संभावना रहती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल यदि चालू हो गई तो ज्यादा संभावना रहती है कि लेडीज जो है वो प्रेग्नेंट हो जाए। तो इस टाइम से बचा जाए। तो ये पहले वाले जो
पूर्वज की अगर हम बात करें तो ये ऐसे तरीके अपनाते थे कि वो प्राकृतिक रूप से, अब इसमें कोई मेडिसिन नहीं लेनी पड़ी, कोई बाहर से कोई रसायन वगैरह का यूज़ नहीं करना पड़ा, किसी प्रकार की कोई यांत्रिक विधि नहीं है, ठीक है? दूसरी है बाह्य स्खलन, ये इससे थोड़ा कारगर रहता है, इसमें फिर भी दिक्कत रहती है कि हो सकता है कि प्रेग्नेंट हो जाए, बट ये थोड़ा कारगर रहता है। इसमें क्या करता है, बाह्य स्खलन की अगर हम बात करें, तो जो पुरुष साथी है, वो जब इजैकुलेशन होता है, इजैकुलेशन जानते हो ना आप? स्खलन होता है, वीर्य का स्खलन, ठीक है? स्खलन होने से पहले ही अपने शिशन को या लिंग को योनि से बाहर निकाल लेता है, दैट्स फिनिश, क्योंकि स्पर्म गए ही नहीं, वीर्य अंदर गया ही नहीं, तो प्रेग्नेंट होने के चांस नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो इस चीज़ को हम कहते हैं बाह्य स्खलन। नर को स्खलन से पहले शिशन को वेजाइना से बाहर निकाल लेना चाहिए, जिससे इंसेमिनेशन न हो, इंसेमिनेशन यानी वीर्य सेचन नहीं हो। तो एक ये तरीका भी उनके पास, ठीक है? तो मैंने कहा ना, इससे थोड़ा कारगर रहता है कि इसमें तो जो पुरुष साथी है उसको कंप्लीटली पता रहता है कि इजैकुलेशन हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक है स्तनपान अनारत्व। 3 हो गई प्राकृतिक विधियां, याद रखना। पहली है आवधिक संयम, दूसरी है बाह्य स्खलन और तीसरी है स्तनपान अनारत्व, ठीक है? ये एक अलग बॉडी के अंदर एक अलग हार्मोनल प्रक्रिया होती है, जिसमें बताया जाता है कि जब बच्चा पैदा होने के बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल ज़्यादा रहता है महिला में, 6 महीने तक एटलीस्ट, क्योंकि वो बच्चे को दूध पिलाती है। तो प्रोलैक्टिन के असर के कारण और दूसरे हार्मोन उनका लेवल थोड़ा डाउन चला जाता है। ऐसी कंडीशन में उस लेडी के साथ यदि सहवास होता है तो वो प्रेग्नेंट नहीं होती है, ऑटोमेटिकली प्रक्रिया हो गई है, ठीक है? प्रोलैक्टिन की अधिकता के कारण प्रसव के बाद माता जब तक बच्चे का स्तनपान करा, यानी 6 महीने तक उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, तब तक सामान्यतः नया मासिक चक्र आरंभ नहीं होता है। प्रसव से लगभग 6 महीने बाद तक का समय सुरक्षित होता है, अर्थात गर्भ धारण के अवसर लगभग शून्य होते हैं, बट कह नहीं सकते, क्योंकि जिस प्रकार की हमारी कंडीशन है, जिस प्रकार का हमारा इन्वायरमेंट है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस वैसे ही हो जाता है। तो हो सकता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस से उस कंडीशन में वो भी हो जाए, तो कह नहीं सकते। एंड बहुत सी फीमेल्स हैं, उनके पास उनकी ये रिपोर्ट रहती है कि उनके जो स्तनपान का जो टाइम रहता है, उस दौरान उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू रहती है। बहुत सी लेडीज़ जो होती हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, बच्चे को दूध पिलाती हैं, वो कहती हैं कि उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद है। तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक? यहाँ पर अगर आप देखो तो आपकी 3 विधियाँ हैं सिर्फ़। कौन-कौन सी? प्राकृतिक प्राकृतिक विधियाँ 3 कौन-कौन सी हुई? आवधिक संयम, बाह्य स्खलन और स्तनपान अनारत्व, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये यांत्रिक विधियाँ हैं या रोधक विधियाँ हैं। ये यांत्रिक विधियाँ मतलब इसमें कोई न कोई चीज़, कोई न कोई बैरियर शुक्राणु और अंडाणु के बीच में लगा दो आप। ये शुक्राणु है, ये अंडाणु तक जा रहा है, इसके बीच में कोई रुकावट खड़ी कर दो, तो ये शुक्राणु उस अंडाणु तक बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाएगा। अगर नहीं पहुँच पाएगा तो प्रेगनेंसी 0, 100% 0 ही हो जाएगी, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, ठीक है? इसके अंतर्गत शुक्राणु और अंडाणु को भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है। भौतिक मतलब कोई बैरियर बना दिया बीच के अंदर आपने, तो भौतिक रूप से। जैसे इसमें नाम दे रखा है, ये आप याद रखोगे, कंडोम, ठीक है? इसकी अगर हम बात करें तो ये पतली रबर और लेटेक्स के बने होते हैं और ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए आते हैं, लेकिन ज़्यादा लोकप्रिय जो है वो पुरुष के लिए जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं, ज़्यादा लोकप्रिय जो होते हैं, ठीक है? इसमें दंपति स्वयं इसका उपयोग कर सकती है, यानी इसके लिए ये नहीं किसी डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी या डॉक्टर के पास जाके इसको भई लगवाना पड़ता है, ऐसी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है? और ये रीयूजेबल नहीं होते हैं, यूज एंड थ्रो होते हैं, एक बार यूज किया फिर इनको फेंक दिया जाता है। अब प्रश्न ये बनता है, कई बहुत सी बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो कंडोम होता है वो किस पदार्थ का बना होता है, तो आपको याद रखना है पतली रबर या लेटेक्स से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? लेटेक्स से।
फिर दूसरा प्रश्न इस पे ये रखा जाता है कि कंडोम का यूज़ करने से किन-किन चीज़ों का बचाव हो सकता है? तो प्रेग्नेंट यानी कंडोम का यूज़ करने से ऑब्वियसली है कि वो लेडीज़ है वो प्रेग्नेंट नहीं होगी, क्यों? क्योंकि जो स्खलन है वो सारा किसमें हो जाता है? उस कंडोम में ही हो जाता है, तो आगे तक गया ही नहीं, वीर्य आगे तक गया ही नहीं, तो किसी भी हालत में लेडीज़ प्रेग्नेंट नहीं होती। इसके अलावा आप एक फ़ायदा तो ये बता रहे हो, इसके अलावा आप एक और बात बता रहे हो, कौन-सी? आप ये बता रहे हो इससे किसी प्रकार की कोई एसटीडी नहीं होती। एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ किसी प्रकार की नहीं होती है। चाहे पुरुष में कोई रोग हो, वो कभी भी स्त्री के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होगा, या स्त्री के अंदर कोई रोग हो तो वो कभी भी पुरुष के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होगा। चाहे कोई भी सेक्सुअल डिजीज़ हो, हेपेटाइटिस हो, सुजाक हो, सिफिलिस हो, एचआईवी तक भी ट्रांसफ़र नहीं होता है। ठीक है? तो ये सबसे स्वीकार्य और उपयुक्त विधि है। अगर आदर्श गर्भ निरोधक की अगर हम बात करें, आदर्श गर्भ निरोधक युक्ति, तो उसमें कंडोम का नाम जो होता है वो ही मुख्य होता है। कंडोम ही मेन आदर्श गर्भ निरोधक। प्रश्न आ जाता है कई बार आदर्श गर्भ निरोधक कौन से होते हैं? आइडल। तो ऐसे होते हैं कि आदर्श गर्भ निरोधक वे हैं जो सस्ते हों या मुफ्त मिले। तो सरकारी दवाखाना में ये कंडोम जो होते हैं वो फ्री रूप से मिलते हैं दंपति को, ठीक है। दूसरी बात, सस्ते हों और मुफ्त मिले, इनके साइड इफेक्ट जीरो हों। दूसरी विशेषता बताओगे आप, इनके साइड इफेक्ट जीरो हों, तो कंडोम का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तीसरी बात, साइड इफेक्ट के अलावा ये अपने स्थानीय लेवल पे मिल जाए, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत दूर जाकर ये चीज़ लेकर आनी पड़ रही है, स्थानीय लेवल पे मिल रहे हैं आपको, ठीक है। उपयोगकर्ता स्वयं इसका यूज करे। अब एक ऐसी युक्ति है जिससे प्रेग्नेंट तो नहीं होती लेडी, लेकिन वो बार-बार जाके डॉक्टर से लगवानी पड़ती है। तो ये भी एक तरीके से देखा जाए तो एक बहुत पज़ल काम हो गया। तो उपयोगकर्ता स्वयं उसका यूज़ कर सकता है, उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होने चाहिए, वो स्थानीय लेवल पर उपलब्ध हो जानी चाहिए और उसके जो प्रभाव हों ज़्यादा प्रभावशाली होना चाहिए। इसके अलावा उसके कोई अनुषंगी प्रभाव नहीं होने चाहिए, यानी साइड इफ़ेक्ट ज़ीरो होने चाहिए। उसी को हम आदर्श गर्भ निरोधक युक्ति कहते हैं। तो मेरे ख़्याल से जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है आदर्श गर्भ निरोधक युक्तियों में, वो कंडोम ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, डायफ्राम है, गर्भाशय गिरवा टोपी है, ये सारे इसी बेस पे बने हैं। जैसे डायफ्राम की अगर हम बात करें तो नलिकाकार रबर का आवरण होता है और योनि में शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकने के लिए लगाए जाते हैं। यानी ये जो डायफ्राम है वो फीमेल को यूज करना पड़ता है, ठीक है। और ये रीयूजेबल होता है, ऐसा नहीं कि एक बार यूज करके इसको फेंक दिया जाए। एक बार इसको यूज करके वापस रखा जाता है, जब वापस से अगर कोइटस प्रोसेस करनी है या इंटरकोर्स करना है तो इसको वापस से यूज किया जा सकता है, ठीक है। बट कंडोम को एक बार ही यूज किया जाता है, बार बार यूज नहीं किया जाता है। सर्विकल कैप, गर्भाशय गिरवा टोपी, नाम से पता चल रहा है ये किसके लिए यूज होगी, फीमेल के लिए यूज होगी, मेल के लिए तो यूज होती नहीं है। गर्भाशय गिरवा टोपी यानी जो सर्विक्स है उसके अंदर एक टोपी जैसी स्ट्रक्चर लगा दी जाती है, ठीक है। गर्भाशय गिरवा नाल में लगाई गई रबर की एक निप्पल आकार की छोटी सी एक स्ट्रक्चर होती है। जैसे अगर हम ये बात करें, तो ये सर्विक्स है, ये सर्विक्स होता है। तो सर्विक्स के यहाँ पर एक छोटी सी निप्पल लगा दी जाती है। उसके बाद में मैथुन प्रक्रम किया जाता है और उस मैथुन प्रक्रम करने के बाद जो शुक्राणु है उसके अंदर आगे तक नहीं जाएँगे। ऐसी स्थिति में जब शुक्राणु अंडाणु से मिल ही नहीं रहे तो प्रेगनेंसी होने का कोई चांस नहीं होता है। तो रीयूजेबल है, इसको भी वापस से यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वॉल्ट है, सर्विक्स के ऊपर लगाई जाने वाली अर्ध वर्ताकार रबर की टोपीनुमा संरचना, ये सारी एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं। रीयूजेबल है ये भी, ठीक है। फैम सिल्ट की अगर हम बात करें, पॉलीयूरेथीन की थैली, पॉलीयूरेथीन एक नया पदार्थ होता है, थैली जो बाह्य जननांगों को आवरित कर शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकती है, रीयूजेबल है, ये भी फीमेल में यूज की जाती है। एटलीस्ट ये आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है, ये एक्स्ट्रा से हो गया, बाकी ये आपको याद रखना, ठीक है।
इन रोधकों के साथ शुक्राणुनाशक क्रीम का भी उपयोग कर लिया जाता है। शुक्राणुनाशक जो क्रीम है, वो भी लगा दी जाती है। देखो शुक्राणुनाशक अगर वोल्ट लगा रहे हैं सर्विक्स के अंदर, तो सर्विक्स के वोल्ट के ऊपर पहले से ही एक क्रीम आती है, जो स्पम को डिफ्यूज़ कर देती है, वो पहले से लगा दी जाती है। तो जो स्पम्स आ रहे हैं, उससे टकरा रहे हैं, बाई चांस वैसे तो जाने का कोई मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि वो उधर चला जाए। यदि शुक्राणु वास्तव में यदि निकल गए साइड से, तो भी उनका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो जो शुक्राणुनाशक क्रीम होती है, उसको पहले से ही क्या कर देती है, शुक्राणु को मार देती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अंतःगर्भाशय युक्तियाँ, किसकी बात करेंगे? इंट्रायूटेराइन डिवाइसेज़। ये अंतःगर्भाशय युक्तियाँ जो होती हैं, इनको गर्भाशय के अंदर लगाया जाता है और ये जो है, ये बिल्कुल ट्रेन्ड डॉक्टर के द्वारा ही लगाई जाती है। ट्रेन्ड डॉक्टर या ट्रेन्ड नर्स होनी चाहिए, वो इसको लगाती है, बाकी ये दंपति स्वयं नहीं लगा सकता है, ठीक है? विभिन्न प्रकार की आईडी वर्तमान में प्रचलित और जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हमारे वो है कॉपर टी। कौन-सी होती है? कॉपर टी। इसके अलावा औषधि रहित आईयूडी है, जिसमें कोई मेडिकेटेड नहीं है, बस एक लगा दिया बैरियर, कोई मेडिसिन नहीं निकल रही उससे, कोई मेडिसिन लेनी नहीं पड़ रही, सिर्फ़ वो शुक्राणु को रोक रही है। उसमें आता है लिपेस लूप, कौन-सा आता है? अक्सर हर लगभग ये उदाहरण इनके ज़रूर पूछे जाते हैं कि औषधि रहित आईयूडी के क्या बताओ आप? एग्ज़ाम्पल, तो कौन-सा लूप बताना है आपको? लिपेस लूप। तांबा मोचक आईयूडी, जिसको आप कॉपर टी कहोगे। तो इसमें कॉपर टी है, कॉपर 7 है, मल्टी लोड 375, 3 उदाहरण रहेंगे आप। कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टी लोड 375। हार्मोन मोचक, यानी ऐसी आईडी लगाइए जो कुछ हार्मोन को रिलीज़ कर रही है, तो वो ज़्यादा उसकी जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। प्रोजेस्टासार्ट और एलएनजी 20, ये आपको याद रखना है, ये एग्ज़ाम्पल बिल्कुल पूछे जाते हैं, ठीक है? अच्छा, ये जितनी भी जो होती है ना, ये आईयूडी, ये कुछ आईयूडी जैसे ये इस आईयूडी की बात करें तांबा मोचक की, ये तांबा मोचक जो होता है ना, तांबा भी शुक्राणुनाशक होता है। एक कंडीशन से डायरेक्ट यदि कॉपर स्पर्म के पास जा रहा है, तो उसको उसकी मोटिलिटी रेट को वो कम कर देता है। मोटिलिटी यानी उसकी चलने की जो स्पीड है शुक्राणु की, उसको कम कर देता है, ठीक है? यहाँ पर इतनी जो आईयूडी दिखा रखी है, देखो लिपेस लूप ऐसा होता है, ये लिपेस लूप है। अब ये लिपेस लूप जो होता है, ये इसके एक धागा बंधा हुआ है। ये जो डॉक्टर होता है, वो वेजाइना से ऐसे कोई कट-वट नहीं लगाता है कि भई कोई कट लगाना है, बॉडी में कट लगा के इसको डालना है, कोई ऑपरेशन नहीं होता है। ये लिपेस लूप है, इसको लेकर यहाँ सर्विक्स से होते हुए अंदर डाल देता है बस। क्लियर? अब ये ऐसे-ऐसे घूम के ऐसे-ऐसे सर्विक्स में सेट हो जाता है, धागा बाहर लटका रहता है ऐसे। तो स्पर्म जाएँगे भी तो यहाँ रुक जाएँगे, यहाँ नहीं रुकेंगे तो यहाँ रुक जाएँगे, यहाँ रुक जाएँगे, किसी भी हालत में वो जाने नहीं देगा। ये लिपेस लूप का काम हो गया। ये कॉपर टी देख रहे हो आप, ये कॉपर टी के ही बने हुए हैं। ये सारे कॉपर टी की बात है। ये मल्टी लोड 375 है। ये कॉपर टी थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर रहा है, कैसे? जैसे कॉपर टी की अगर हम बात करें तो कॉपर टी को भी ऐसे ही लगाया जाता है। अंदर एक टी आकार की स्ट्रक्चर होती है जो इधर से भी बंद कर देती है फेलोपियन ट्यूब को, इधर से भी बंद कर देती है। अब स्पर्म जा रहे हैं तो जाने दो स्पर्म को। स्पर्म यहाँ टकरा के मर जाएँगे। जिस दिन स्त्री को जिस दिन उस स्त्री को प्रेग्नेंट होना है तो वो डॉक्टर के पास इससे जाके निकलवा देगी। डॉक्टर इस धागे के सहारे उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है? क्लियर बात? इतनी बात आपको समझ में आई? ये यहाँ पर कुछ इम्प्लांटेशन वाले बता रखे हैं, ये अलग चीज़ होती है, आगे चैप्टर में आएगी। इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पहले से ही होते हैं, तो इसको स्किन के नीचे लगा दिया जाता है। इसमें झंझट मिट जाता है, 1 साल से लगवाना है, पहले से हार्मोन रिलीज़ करते हैं। यानी कुछ टैबलेट्स वगैरह ली जाती है, जैसे मालाडी है, सहेली है, ये गर्भ निरोधक गोलियाँ होती हैं, ठीक है? तो उनको लेने की ये सारा आगे आएगा, ठीक है? उनको लेने के लिए लेडीज़ को सारी डेट वगैरह याद रखनी पड़ती है कि लगातार 21 दिन तक उनको लेना, फिर 7 दिन तक बंद करना है। 28 दिन का होता है ना सारा एमसी का ये जो चक्कर होता है, 28 दिन का होता है, 21 दिन तक लेना होता है और अगले 7 दिन तक बंद करना होता है। ऐसे कंडीशन में भूल जाए तो उसको दिक्कत हो जाए। तो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पर आधारित ये इसके स्किन के नीचे इम्प्लांट कर दिए जाते हैं।
अब वो कोई उसको प्रॉब्लम नहीं, रोज़ उसको टैबलेट लेने की झंझट उसकी छूट गई। जिस दिन उसको प्रेग्नेंट होना उस दिन ही वो जाके निकलवा देगी। तो बहुत सारी ऐसी युक्तियाँ हैं जिनसे गर्भ को नहीं लगने दिया जाता है। ऐसे में जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा नहीं मिलता है। ये चैप्टर जिस तरीके से आप समझ रहे हो, इसका पर्पज़ भी यही है कि आप इन चीज़ों के लिए जागरूक रहें और किसी दूसरे को आप ऐसी बातें समझा सकें कि इतनी सारी चीज़ें होती हैं जिनका यूज़ किया जा सकता है। नॉर्मली केस में लोग सिर्फ़ कंडोम को जानते हैं, इतनी सारी चीज़ों को जानते भी नहीं। ठीक है? तो आज के लिए आपका टॉपिक इतना ही रहेगा। थैंक यू सो मच।